हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पढ़ेंगे। बच्चों, यह केमिस्ट्री का अध्याय है। तो केमिस्ट्री का अध्याय कोई भी हो, आपको पढ़ने से पहले आपको तत्वों के नाम और उनके प्रतीक और उनका परमाणु क्रमांक अवश्य याद होना चाहिए। आपको सारणी जो 1 से 20 तक है या 30 तक आपको याद होनी चाहिए, होम स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, आपको याद कर लेना है। अगर आपको संयोजकता नहीं याद है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संयोजकता आप निकाल सकते हैं, लेकिन याद होनी चाहिए। तो आपको 1 से लगा करके 30 तक तत्वों के नाम, उनके प्रतीक, परमाणु क्रमांक आपको याद होने चाहिए। और साथ में अगर आप रसायन विज्ञान में सख्ता श्रेणी के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको पढ़ने में यानी रासायनिक समीकरण लिखने में बहुत ही तकलीफ होगी। तो आपको पहले हम बता देते हैं कि सख्ता श्रेणी के बारे में। तो सख्ता श्रेणी को आपको इस प्रकार याद कर लेना है। ट्रिक भी हमने लिख दी है, तत्व का प्रतीक भी लिख दिया है और उनका नाम, उनकी संयोजकता भी याद लिख दी है। तो आपको ये सभी चीज़ें याद कर लेनी है। जैसे तत्व का प्रतीक क्या है, के है, तो तत्व का नाम क्या है, पोटेशियम है। ट्रिक हमने लिखी है, आपको लाइन सीरीज वाइज बिल्कुल ऐसे ही याद करना है। कालीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ, यहाँ तक के दिए गए हैं। ठीक बच्चों, तो आपको याद करना है काली से के होगा, नाथ से एन होगा, का से सी ए होगा, माली से एम जी होगा, आलू से ए एल होगा। तो आपको सीरियल से याद होना चाहिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। जैसे आपको पता होना चाहिए पोटेशियम की संयोजकता +1 होती है, सोडियम की +1 होती है, कैल्शियम की +2 होती है, मैग्नीशियम की +2 होती है। आपको इसी तरह से बिल्कुल याद कर लेना है, नहीं आपको रासायनिक समीकरण लिखना इतने जल्दी नहीं आ पाएगा। अगर आप रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो आप अवश्य गलती करेंगे। आपको बस अभी याद कर लेना है। इसके बारे में धातु अधातु चैप्टर में अच्छे से बताया गया है, सिर्फ आपको अभी याद कर लेना है। आपको अभिक्रियाएं समझ में आ जाएं, इसलिए आपको हम पहले बता रहे हैं कि आपको सख्ता श्रेणी को इस प्रकार से सीरियल वाइज याद कर लेना है। हमने तत्व का नाम और तत्व का प्रतीक और उसकी ट्रिक भी यहाँ पर लिख दी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। संयोजकता आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। अगर आपको निकालनी आती है संयोजकता तो अच्छी बात है, अगर नहीं निकालनी आती है तो आपको जबान पर बिल्कुल रटी होनी चाहिए। अगर आप निकाल लेते हैं बहुत जल्दी तो बहुत अच्छी बात है। तो अब चैप्टर को हम अपने शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएँ। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब क्या होता है। आप लोग रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़े होंगे पहले से, अगर नहीं जानते हैं तो बिल्कुल कोई बात नहीं, आपको हम सब बिल्कुल विस्तार से समझाएंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाएं मतलब होता है ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे अगर हम दूध लेते हैं तो दूध से किसका निर्माण होगा, दूध से दही बनता है। तो आप बताइए दूध से एक नया पदार्थ बना कि नहीं बना, एक नए गुण वाला पदार्थ बना कि नहीं बना, जिसका नाम क्या था, दही था। तो यह किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। और रासायनिक परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो अगर आप दूध से दही का निर्माण करते हैं तो देखिए दही खट्टा होता है, इसमें क्या नए गुण आए कि नहीं आए, तो यह कैसा परिवर्तन हुआ, रासायनिक हुआ। तो रासायनिक परिवर्तन को ही क्या बोला जाता है, रासायनिक अभिक्रिया। तो यह कैसी हुई, यह क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुई यहाँ पर। ठीक बच्चों, अब आपको एक चीज़ और बता देते हैं। अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें 2 लोग भाग लेते हैं। 2 लोग मतलब कि अभिकारक होता है, जो जिससे जिससे नई गुण वाला पदार्थ बनता है उसे बोलते हैं उत्पाद। इसे क्या बोलते हैं, उत्पाद। और अभिक्रिया कराता कौन है, अभिकारक। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड कौन होते हैं, अभिकारक होते हैं। और राइट हैंड साइड कौन होते हैं, उत्पाद होते हैं। जैसे आपको एक और उदाहरण देकर समझाते हैं। अगर आप बर्फ़ लेते हैं, अब बर्फ़ को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर आप पानी को दोबारा से ठंडा करेंगे तो क्या होगा, अगर पानी को आप दोबारा से ठंडा करेंगे तो पानी पुनः क्या होगा, बर्फ़ बन जाएगा। तो यह किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, तो आप बोलेंगे भौतिक परिवर्तन हुआ। भौतिक परिवर्तन किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, भौतिक अभिक्रिया होगी। तो इसे क्या बोला जाएगा, भौतिक अभिक्रिया। तो आपको भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया में अंतर भी पता हो गया। एक बार फिर आपको बता देते हैं। जहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो नया उत्पाद बनेगा। आपको बस याद रखना है कि जहाँ पर भी
नया उत्पाद बन रहा है तो वहाँ पर रासायनिक अपक्रिया हुई है। रासायनिक अपक्रिया में दो लोग होते हैं, एक अपकारक होता है, एक उत्पाद होता है। तो अभिकारक की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। और उत्पाद की परिभाषा बच्चों क्या होगी? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अपक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद बोलते हैं। ठीक बच्चों, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर दूध क्या है? अभिकारक है, और एरो के इधर क्या लिखा जाता है? उत्पाद लिखा जाता है। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और आपको तत्वों के नाम उनके प्रतीक 30 तक याद कर लेने हैं, बिल्कुल पक्के से, नहीं तो आपको केमिस्ट्री हाई स्कूल की इतनी जल्दी समझ में नहीं आने वाली है अगर आपको तत्वों के नाम और प्रतीक नहीं याद हैं। क्योंकि जिस प्रकार अगर हमें छोटा बड़ा याद नहीं होता है तो हम हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं, उसी प्रकार अगर केमिस्ट्री में तत्वों के नाम प्रतीक संयोजकता नहीं पता होती हैं तो केमिस्ट्री हमारे समझ में इतनी जल्दी नहीं आती है। अब रासायनिक अपक्रिया का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि नए गुणों वाला कोई पदार्थ बनता है तो उसको समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो वही हमारा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो पढ़ते हैं हम इसे। अपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है। अब बताया गया है क्या होता है, और आपको थोड़ा हम रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण बता देते हैं। जैसे भोजन का पाचन होता है, ठीक, श्वास लेते हैं, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम, जैसे मैग्नीशियम एक प्रकार का हमारा तत्व है, जब उसको दहन किया जाता है तब श्वेत प्रकार की मतलब लो निकलती है और काला चूर्ण ना बन करके सफ़ेद चूर्ण बनता है। तो हमारा कैसा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ, तो रासायनिक अपक्रिया हो गई। दही का बनना, अगर दूध से दही बनाते हैं तो किस प्रकार की अपक्रिया हुई? रासायनिक अपक्रिया हुई। तो बच्चों जहाँ जहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होता है उसी को, रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अपक्रिया बोला जाता है। यहाँ पर बताया भी जाएगा। गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, तब क्या होता है? दूध को खुला छोड़ देते हैं गर्मियों में, अगर तो दूध दही में बन जाता है, बदल जाता है। तो दूध का दही में बदलना कैसा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। रासायनिक परिवर्तन को ही बोलते हैं रासायनिक अपक्रियाएं। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। लोहे का तवा, तसला, कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। जब बच्चों हम लोहे का तसला है इसे आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो आपको पता है लोहे की कोई भी वस्तु को अगर वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है तो लोहे पर जंग लग जाती है, उस पर ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है। तो कैसा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। जहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होगा वहीं पर रासायनिक अपक्रिया होगी, तो रासायनिक अपक्रिया हो गई। ठीक बच्चों। अंगूर का किण्वन होना। किण्वन का मतलब बच्चों होता है जैसे जब हम जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। तो अंगूर का किण्वन होता है जिससे कि शराब वराब बनाई जाती है। भोजन पकाया जाता है, भी कैसा परिवर्तन हुआ है? रासायनिक परिवर्तन होता है, यहाँ पर भी रासायनिक अपक्रिया होती है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, यहाँ पर भी रासायनिक अपक्रिया होती है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, बता ही चुके हैं। हम सांस लेते हैं, यहाँ पर भी रासायनिक अपक्रिया होती है। जहाँ जहाँ पर भी रासायनिक परिवर्तन होंगे वहाँ पर रासायनिक अपक्रिया होगी। ठीक बच्चों, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। बताया गया जो मतलब अभिकारक होता है उत्पाद में बदलता है तो उसके गुणों में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाता है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, बताया भी गया है। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तब हम कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। ठीक है बच्चों, जहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होगा वहीं पर रासायनिक अपक्रिया भी हुई होगी। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अपक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अपक्रिया हुई है। इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। तो बच्चों इस क्रियाकलाप में जो बताया गया है हम आपको बता देते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इस क्रियाकलाप में क्या बताया गया है कि आप एक मैग्नीशियम की छड़ लीजिए, मैग्नीशियम का रिबन लीजिए, उसको रेगमाल से साफ कर लीजिए। मैग्नीशियम की रिबन, आप पहले मैग्नीशियम लिख लीजिए। मैग्नीशियम एक प्रकार का धातु है, इसकी छड़ लेनी है। इसे क्या प्रतीक क्या होता है? मैग्नीशियम क्या Mg होता है। और इसको क्या करना है? वायु की उपस्थिति में दहन करना है, वायु की उपस्थिति में दहन करना है। ठीक बच्चों, वायु की उपस्थिति में क्या करना? दहन करना। जहाँ पर भी वायु की उपस्थिति में दहन करने को बोले तो आपको समझ जाना चाहिए कि वायु अगर की उपस्थिति में दहन करने को बोल रहा है तो कोई भी चीज़ किसकी उपस्थिति में जलती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वह चीज़ जल नहीं पाएगी। तो यहाँ पर मैग्नीशियम की अपक्रिया किसके साथ करानी है? O2 के साथ करानी है, यानी ऑक्सीजन के साथ करानी है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ पर क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर आपको बता देते हैं जब मैग्नीशियम
के रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तब क्या होता है, मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तब मैग्नीशियम जो होता है श्वेत ज्वाला के साथ जलता है। और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है, इसकी राख हमें कैसी होती है, प्राप्त होती है, इसकी राख हमें श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है, हमें श्वेत चूर्ण। वैसे जैसे हम कार्बन को या लकड़ी को किसी भी चीज़ को मतलब जलाते हैं तो हमें कैसा चूर्ण कैसा प्राप्त होगा, काला प्राप्त होता है। लेकिन अगर मैग्नीशियम की रिबन को हम जलाते हैं तो श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था, मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो कैसी लो प्राप्त होती है, कैसी लो निकलती है, तो आपको पता होना चाहिए श्वेत लो निकलती है, ना कि लाल पीली। ठीक बच्चों, और चूर्ण कैसा बनता है, श्वेत चूर्ण बनता है। यही क्रियाकलाप में यहाँ पर बताया गया था कि एक बर्नर लिया गया था, चिमटे की सहायता से मैग्नीशियम को पकड़ा गया था, मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा गया है। और ये हमारा वाच गिलास लिया गया है, यानी कि प्लेट ली गई है। इस पर क्या होता है, जब मैग्नीशियम को जलाते हैं वायु की उपस्थिति में तो इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड के चूर्ण यहाँ पर बन जाता है। इसका रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। अब आप लोगों को बच्चों 1.1 क्रियाकलाप समझ में आ गया होगा। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम इसी प्रकार, आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तब कैसा होता है, श्वेत लोह के साथ जलता है और यह श्वेत चूर्ण परिवर्तित हो जाता है। अब श्वेत जो हमारा मैग्नीशियम रिबन है किसमें परिवर्तित हो जाता है, श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। अब बच्चों जो चूर्ण नीचे प्राप्त होता है वो कैसा होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। और यह कैसे बनता है, जब हम बच्चों मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है या श्वेत चूर्ण होता है। इसी प्रकार से श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है और यह बन जाता है। ठीक बच्चों, अब हम आगे का क्रियाकलाप देखते हैं। क्रियाकलाप 1.2, इसमें बताया गया एक परखनली में लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए। एक परखनली लेनी है आपको, उस परखनली में लेड नाइट्रेट, तो यहाँ पर हम लिखते हैं पहले लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट लेंगे एक परखनली में। तो पहले आपको लेड नाइट्रेट का सूत्र पता होना चाहिए क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो बनाना आना चाहिए। जैसे लेड का प्रतीक क्या होता है, Pb, नाइट्रेट क्या होता है, NO3। ठीक बच्चों, इनको आपस में मिला देंगे। मिलाया कैसे जाता है, इनकी संयोजकता जो होती है लेड की कितनी होती है, संयोजकता 2 होती है और नाइट्रेट की कितनी होती है, 1 होती है। ठीक बच्चों, माइनस की 1 होती है, इसकी प्लस की 1 होती है। यहाँ पर माइनस प्लस पर फोकस नहीं किया जाता है। इसकी 2 संयोजकता यहाँ पर चढ़ा देते हैं इस आयन पर, इसकी संयोजकता इस आयन पर चढ़ा देते हैं। तो क्या बनकर तैयार हो जाता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। तो ये हमारा क्या हो गया, लेड नाइट्रेट का सूत्र हो गया। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आपको बनाना आना चाहिए। ठीक बच्चों, तो हमारा क्या हो गया, लेड नाइट्रेट। फिर आपको एक बार बताते हैं, लेड का प्रतीक होता है Pb, नाइट्रेट का होता है NO3। NO3 पर कितना आवेश होता है, मतलब इस पर कौन सा आवेश होता है, माइनस का 1 होता है। Pb पर कौन सा आवेश होता है, प्लस का 2 होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, प्लस का 2 आवेश जो है NO3 आयन के पीछे लग जाता है। ठीक बच्चों, और Pb के पीछे कौन लग जाएगा, 1 लग जाएगा। तो 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, PbNO3 का होल ट्वाइस। तो ये हमारा लेड नाइट्रेट बन गया। उसके बाद क्या बोला गया है यहाँ पर, इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। मतलब अब इसमें क्या करना है, लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला देना है। पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाएंगे। अब इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं। देखिए कैसे निकलेगा इसका सूत्र पोटेशियम आयोडाइड का। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, K होता है। क्या होता है, K होता है। ठीक बच्चों, और आयोडाइड का क्या होता है, इसका क्या होता है, आयोडाइड का होता है I। क्या होता है, आयोडाइड मतलब कि आयोडीन, आयोडाइड मतलब आयोडीन। अब यहाँ पर देखिए K की संयोजकता कितनी होती है, K की संयोजकता पोटेशियम की प्लस की 1 होती है। आयोडाइड की कितनी होती है, प्लस की सॉरी बच्चों, I की होती है -1 होती है। तो प्लस की 2 यहाँ पर पीछे जाएगी, प्लस की 1 यहाँ पर जाएगी और माइनस की 1 यहाँ पर जाएगी। तो सूत्र बनकर क्या तैयार हो जाएगा, इसको मिला देंगे तो Ki। तो पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र क्या होगा, Ki। ठीक बच्चों, तो पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र क्या हो जाएगा, Ki। तो इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तब क्या होता है, ये बताया गया है यहाँ पर। आप परीक्षण कीजिए और आप बताइए कि क्या होता है। तो आप यहाँ पर बताया भी नहीं गया, लेकिन आपको पहले बता देते हैं। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, नहीं बताएगा फिर भी हम बता देते हैं आपको। तो लिख लेते हैं, लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या बताया अभी हमने,
NO3 का होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड KI। ठीक, इसकी अभिक्रिया जब कराई जाती है, जब K जो होता है ये अधिक क्रियाशील तत्व है Pb से, तो K जाता है Pb को उसके विलयन से यानी कि उसके लवण से विस्थापित कर देता है। परखनली में जब मिलाया जाएगा तो Pb को विस्थापित कर देगा, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा KNO3 प्लस PbI2, ये बन जाएगा। ठीक बच्चों, ये अभिक्रिया हो जाएगी। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई अभिक्रिया तो कोई बात नहीं, आगे आपको समझ में आ जाएगी, अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं क्रियाकलाप 1.3। इसमें बच्चों कहा गया है कि एक शंक्वाकार फ्लक्स या प्रखनली को कुछ दानेदार जिंक लीजिए, मतलब दानेदार इसमें जिंक लेने हैं। तो हमने हमने यहाँ पर बनाया है कोई बीकर, जैसे यहाँ पर बना भी है तो बनाने की ज़रूरत क्या है, यहाँ पर जैसे बना है, इसमें क्या है, तन सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है और ये शंक्वाकार फ्लक्स है, इसमें दानेदार जिंक डालने हैं। जिंक मतलब कि जस्ता, अम्ल में क्या डालना है, जिंक डालना है। उसके बाद ये अभिक्रिया बतानी है क्या होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अभिक्रिया भी नहीं कराई गई, अभिक्रिया कराकर बता देते हैं। जैसे अगर आप जिंक लेंगे, दानेदार जिंक लेंगे और इनको अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, यहाँ पर बताया गया है। देखिए, एक शंक्वाकार फ्लक्स या प्रखनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। तो यहाँ पर फ्लक्स लिया गया है, इसमें दानेदार जिंक डाले गए हैं, इसमें तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाइए। इसमें अम्ल मिलाने को बोल रहा है, तो इसमें कौन सा अम्ल मिलाया गया, तन सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया गया। ठीक बच्चों, सावधानी क्या रखनी, अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए, मतलब कि अम्ल लग सकता है, ज़्यादा मतलब डेंजरस होते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं क्या जस्ते यानी कि जिंक के दानों के आसपास कुछ होता है, दिखाई दे रहा है। तो हाँ बच्चों, यहाँ पर अभिक्रिया होगी। शंक्वा का फ्लक्स या प्रखनली में स्पर्श कीजिए, थोड़ी गर्माहट भी होगी। क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन होता है, जी हाँ परिवर्तन होता है, थोड़ा गर्म हो जाता है। अगर आप क्रिया प्रयोगशाला में करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, फिर भी हम आपको यहाँ पर करके दिखा देते हैं। जब जिंक की अभिक्रिया HCl के साथ कराई जाएगी तब क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, H2 निकलेगी और जिंक और HCl आपस में मिल जाएंगे तो ZnCl2 बन जाएगी। ये अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक बच्चों, और आपको अभिक्रिया भी समझ में नहीं आई होगी, हमें पता है। अब आपको फिर से एक बार अच्छे से समझाते हैं। देखिए, हमारा जिंक क्या था, धातु था। जब किसी भी धातु की अभिक्रिया यह HCl क्या है, अम्ल के साथ कराई जाती है, इसीलिए यहाँ पर बोला गया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराइए या तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराइए। तो यहाँ पर क्या बनता है, जब किसी भी धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो लवण बनता है, आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल याद कर लीजिए, और हाइड्रोजन गैस H2 बाहर निकलती है। अब आप बोल रहे होंगे यहाँ पर 2 किस लिए लगाया गया, तो आपको फिर बता देते हैं। जब किसी गैस को लिखा जाता है तो हमेशा अणु के रूप में लिखा जाता है। जैसे अगर हम ऑक्सीजन को लिखेंगे अभिक्रिया में तो 2 के रूप में लिखेंगे, अगर हम क्लोरीन को लिखेंगे तो 2 के रूप में लिखेंगे, इसी प्रकार अगर हम H को लिखेंगे तो 2 के रूप में लिखेंगे। अगर हम किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया मतलब कर रहे होते हैं तो गैस को लिखते हैं तो हमेशा गैस अणु के रूप में लिखी जाती है। आपको ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आपको बता दें, धातु की अभिक्रिया जब अम्ल के साथ कराते हैं तो लवण बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब देखिए, यहाँ पर धातु क्या थी, जिंक थी, अम्ल क्या था, HCl था, लवण क्या प्राप्त हुआ, जिंक Cl2। अब यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा कि 2 कहाँ से आ गया, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, बस आप बने रहिए वीडियो में। आगे देखिए, इस प्रकार यहाँ पर बताया गया है। इन क्रियाकलापों के द्वारा हमें यह समझाया गया है, अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अवस्था में परिवर्तन होगा या रंग में परिवर्तन होगा या गैस का निष्कासन होगा या तापमान में परिवर्तन होगा। जैसे यह अभिक्रिया जो कराई गई है, इस अभिक्रिया में बच्चों क्या हुआ है, गैस निकली। कौन सी गैस, हाइड्रोजन। कौन सी गैस निकली है, हाइड्रोजन गैस निकली है। ठीक है बच्चों, और थोड़ा गर्माहट भी है, मतलब बीकर जो यहाँ पर फ्लक्स जो लिया गया था शंक्वाकार, वो फ्लक्स क्या था, गर्म हो गया था। तो यहाँ पर यह हमें ध्यान रखना है, अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। अवस्था मतलब कि ठोस होगा तो द्रव में बदल सकता है, अगर द्रव होगा तो गैस में जा सकता है, और उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस का निष्कासन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, इतनी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक बच्चों, आगे पढ़ते हैं हम रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको समीकरण के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे अभी हमने क्या बताया था, मैग्नीशियम का उदाहरण दिया है। जब हम मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, जब Mg को ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन में क्या है, गैस है, गैस को हमेशा किस में लिखेंगे, 2 के रूप में लिखेंगे। तो जब हम किसी भी धातु को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, जब किसी धातु को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, वायु में क्या होगी, ऑक्सीजन के साथ जलाया जाएगा। तो वायु की उपस्थिति में वायु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। जब किसी भी धातु की वायु के साथ अभिक्रिया होगी तो धातु ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड बनेगा। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको छोड़ेंगे नहीं केमिस्ट्री में।
अगले चैप्टर में भी आपको मिलेंगे और ये भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब आगे देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है। जैसे हमने रासायनिक अभिक्रिया करी, जैसे ये हमने क्या या हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे हैं। जब धातु Mg की अभिक्रिया कराई जाती है O के साथ, तब क्या बनता है, MgO। ये रासायनिक अभिक्रिया हमने लिख दी। अब इसको समझना है। जैसे टॉपिक हमारा दिया गया रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसको लिखते हैं समीकरण के रूप में। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये हमने क्या लिख दिया, ये हमने लिखा रासायनिक समीकरण। ठीक बच्चों, ये हमने क्या लिख दिया, रासायनिक समीकरण। अब इसको हम अगर सिंबल के रूप में लिखते हैं तो इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमने रासायनिक अभिक्रिया लिखी और उसको समीकरण के रूप में लिख दिया। अब देखिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं, एरो के इस तरफ जो लिखे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। पहले आपको बता भी चुके हैं, फिर बता देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक बोलते हैं। जो एरो के इधर लिखे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभिकारक किस साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। उत्पाद किस साइड होते हैं, राइट हैंड, सॉरी बच्चों यहाँ पर लेफ्ट एल होगा, ये राइट हैंड साइड। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, आप जब अपने बुक में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है। पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 1.1 का विवरण, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड परिवर्तित हो जाता है। अभी आपको बताया भी, आप समझ रहे होंगे। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण। अब बच्चों ये क्या लिखा गया, शब्द समीकरण लिखा गया है। ऊपर जो अभिक्रिया हमने बताई, मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन था, इसको क्या बोलेंगे, इस दोनों को क्या बोला जाए, अभिकारक बोला जाए। एरो के इधर क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। और ये प्राप्त क्या हुआ, हमें उत्पाद प्राप्त हुआ। तो ये शब्द समीकरण लिखा गया है। अब इसको समीकरण के रूप में निरूपण करेंगे। आगे बढ़ते हैं। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच योग प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं और लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पाद के बीच भी योग का प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं साइड, राइट हैंड साइड लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। यही जो हमने अभी बच्चों आपको समझाया, यह तीर का यही सिरा जो होता है ये उत्पाद को दर्शाता है। इधर कौन होते हैं, अभिकारक होते हैं। यही तो सब बताया गया है बुक में भी। आगे पढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक समीकरण लिखा कैसे जाता है, अभी हमने बताया। जैसे हमने रासायनिक अभिक्रिया की, शब्द समीकरण किया, इसको समीकरण के रूप में, सिंबल के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण लिखना कहलाता है। फिर आप पढ़िए, आपको समझ में भी आएगा। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है। शब्द की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। अब क्या था, रासायनिक समीकरण जो बच्चों लिखा गया था उसको उसके शब्दों में निरूपित करना और सरल विधि बताई गई है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जाएगा। जैसे आपको बता भी दिया, मैग्नीशियम का प्रतीक Mg, ऑक्सीजन का प्रतीक O2, जो अभिक्रिया मैग्नीशियम ऑक्साइड बना उसका सूत्र क्या हुआ, MgO। ठीक बच्चों, आगे पढ़ें। तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या गिनती कर उनकी तुलना करें। मतलब कहा गया तीर के इधर जो दिए गए हैं इनकी संख्या गिनो और इनकी संख्या गिनो, फिर तुलना करो। दोनों और तत्वों के परमाणु की संख्या समान है। जैसे अगर मैग्नीशियम एक इधर है तो मैग्नीशियम एरो के उधर भी एक होना चाहिए। जैसे मैग्नीशियम इधर एक है तो एरो के इधर भी एक होना चाहिए। इधर मैग्नीशियम का परमाणु कितने हैं, एक है। इधर मैग्नीशियम के परमाणु कितने हैं, एक है। ऑक्सीजन के परमाणु एरो के इधर कितने हैं, दो हैं, लेकिन इधर कितने हैं, एक हैं। देखो दो टू लगे हैं कि नहीं लगे हैं। तो ऑक्सीजन के परमाणु कितने हो गए, दो हो गए। इधर कितने हो गए, एक हो गए। देखो अगर यहाँ पर Mg सिंगल लिखा है तो एक है परमाणु हुआ। अगर यहाँ पर
2 लिखे होते तो मैग्नीशियम के 2 परमाणु हुए, अगर 3 लिखे होते तो मैग्नीशियम के 3 परमाणु हुए। ठीक बच्चों, दोनों और तत्वों के परमाणु की संख्या समान है, यदि इधर भी परमाणु तत्व का परमाणु जैसे मैग्नीशियम की संख्या इधर भी मैग्नीशियम की संख्या अगर समान है तो संतुलित समीकरण, मतलब अभिकारक की संख्या होनी चाहिए दोनों की, जैसे मैग्नीशियम की संख्या इधर समान है इधर भी समान है, तो ऑक्सीजन की भी इधर समान होनी चाहिए इधर भी समान होनी चाहिए। तो दोनों की संख्या अगर अभिकारक की संख्या उत्पाद की संख्या समान है तो कैसा समीकरण होगा? संतुलित समीकरण होगा। अगर समान नहीं है तो असंतुलित समीकरण होगा। जैसे एक उदाहरण देकर आपको समझाते हैं। जैसे जब हम Fe की अभिक्रिया O2 के साथ कराते हैं तो आप ही बताइए, ये क्या है? धातु है, ये क्या ऑक्सीजन है। जब किसी धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो धातु ऑक्साइड बनेगा, तो Fe2O3 बन जाएगा। धातु ऑक्साइड कौन सा? आयरन ऑक्साइड बन जाएगा हमारा। अब इधर बताइए Fe कितने हैं? 1, इधर कितने हैं? 2 हैं। तो संख्या इनकी समान कहाँ है? इधर 3 है ऑक्सीजन, इधर कितने हैं? सॉरी, इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, इधर कितने हैं? 3 हैं। तो कहाँ संख्या समान है? ना तो Fe की समान है ना तो O की समान है, यानी कि ऑक्सीजन की समान है। तो एक ऐसा समीकरण हो गया हमारा असंतुलित हो गया, असंतुलित हो गया। और इसी को क्या कर लेते हैं? संतुलित, यानी कि बराबर कर लेते हैं। अगर इसी को हम संतुलित कर देते हैं तो देखिए कैसा हो जाएगा, O2 Fe2O3। अगर यहाँ पर हम देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर हम 4 लगा दें, यहाँ पर 2 लगा दें, यहाँ पर 3 लगा दें, अब आप इनकी संख्या अगर गिनेंगे तो Fe इधर कितने हैं? 4 हैं। इधर Fe कितने हैं? 2 दूनी 4 हैं। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 3 दूनी 6 हैं। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 3 दूनी 6 हैं। तो एक ऐसा हो गया समीकरण हमारा संतुलित हो गया, ये संतुलित हो गया। ठीक है, ये हमारा बच्चों संतुलित समीकरण हो गया। ये कैसा है? असंतुलित समीकरण है। ठीक, इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। तो आपको बता भी चुके हैं पहले से ही। आगे बढ़ते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम जैसे बात क्या होती है, जैसे हमने समीकरण लिखा, अब हमने लिखा था जैसे मैग्नीशियम का वायु के उपस्थिति में दहन, तो क्या होता है? MgO। अब यह बताइए समीकरण संतुलित है या कि असंतुलित है? तो आप देखेंगे इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर कितने हैं? 1 है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। इधर कितने हैं? देखो, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, पूरे अभिकारक की संख्या, जितने अभिकारक हों उतने ही उत्पाद होने चाहिए, उत्पाद उतने ही होने चाहिए। अगर हम इधर देखेंगे, अभिकारक की संख्या मैग्नीशियम 1 है, इधर 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं अभिकारक, लेकिन इधर उत्पाद में कितने हैं? 1 ही है। तो यह संतुलित नहीं है। कैसा है? असंतुलित है। ये असंतुलित है, असंतुलित है। ये असंतुलित समीकरण है, ये असंतुलित समीकरण है। इसे क्या करना होगा? संतुलित करना होगा। संतुलित मतलब कि बराबर करना होगा। अभिकारक की संख्या उत्पाद की संख्या बराबर करनी होगी। तो बराबर कैसे करेंगे? मैग्नीशियम, फिर समीकरण लिख लेते हैं हम, MgO। तो इधर मैग्नीशियम देखिए 1 है, इधर कितने हैं? 1 है। तो मैग्नीशियम बराबर है, मैग्नीशियम का परमाणु इधर भी 1 है, मैग्नीशियम का परमाणु इधर भी 1 है। तो इसे कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, ऑक्सीजन के इधर परमाणु कितने हैं? 2 हैं। इधर कितने हैं? 1 है। तो इधर अगर हम इसके आगे 2 लगा दें तो ऑक्सीजन का परमाणु कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ऑक्सीजन के परमाणु इधर अभिकारक की तरफ कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। उत्पाद की तरफ कितने हो जाएंगे? आगे लगे हैं ना 2 हो जाएंगे। मैग्नीशियम के कितने इधर हो गए? अभिकारक की तरफ 1, इधर कितने हैं? 2। तो इधर भी अगर हम 2 लगा दें तो अभिकारक भी इधर मैग्नीशियम के 2 हो गए, उत्पाद में भी मैग्नीशियम के परमाणु 2 हो गए, ऑक्सीजन के परमाणु 2 इधर हैं ही अभिकारक में, और उत्पाद में भी 2 हो गए। तो ये हमारा कैसा हो गया? संतुलित समीकरण हो गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो आप लोगों ने कक्षा 9 में द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है अभिक्रिया के पहले अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। या आप बोल सकते हैं अभिकारक की कुल संख्या उत्पाद की कुल संख्या के बराबर होती है। या आप बोल सकते हैं अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़िए आप भी। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व अगला टॉपिक हमारा है। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जो आपने कक्षा 9 में पढ़ा था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम
जिसका आपने नवी कक्षा में अध्ययन किया था, बताया भी गया है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है बच्चों। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए हम कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। एक बात और आपको बता दें, अगर आपका रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, असंतुलित है, तो ऐसे असंतुलित समीकरण को कंकाली समीकरण भी बोलते हैं, कंकाली समीकरण भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना है कि समीकरण आपका संतुलित नहीं है, वो कंकाली समीकरण है, वो आपका गलत माना जाएगा, सही नहीं माना जाएगा। संतुलित समीकरण सही माना जाता है। एक बार फिर आपको हम याद दिला देते हैं कि कोई भी रासायनिक समीकरण संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लीवाइसीय वैज्ञानिक ने दिया था। उन्होंने बताया था अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बनेगा, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। अगर बराबर होगी तभी रासायनिक समीकरण संतुलित माना जाएगा, वैसे रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं माना जाएगा। अगर आप किसी भी अभिक्रिया को संतुलित नहीं करते हैं तो वो अभिक्रिया गलत मानी जाएगी। अब यहाँ पर अगला जो उदाहरण देकर समझाया गया है वो आपको भी थोड़ा समझा देते हैं। जैसे जिंक लिया गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया गया है और अभिक्रिया कराई गई है तो जिंक सल्फेट बना है और हाइड्रोजन बना है। यहाँ पर थोड़ा आपको एक्स्ट्रा भी बता देते हैं। जैसे पहले आपको पता होना चाहिए सल्फेट क्या होता है। सल्फेट एक प्रकार का सल्फेट आयन है। ठीक बच्चों, एक प्रकार का क्या है, आयन है। आयन का मतलब होता है प्लस या माइनस का आवेश होना। आयन क्या होता है, आयन कैसे होते हैं, तो धनावेश होगा तो ऋणावेश होगा। तो आयन का मतलब होता है या तो माइनस होगा या तो प्लस होगा। तो सल्फेट पर कौन सा आयन होता है, सल्फेट का सूत्र होता है SO4, इस पर होता है माइनस का 2 आयन। ठीक बच्चों, तो इस पर संयोजकता यही होती है, संयोजकता सल्फेट की। इसे ही क्या बोलते हैं, सल्फेट की संयोजकता। इसे ही क्या बोलते हैं, सल्फेट पर आयन या सल्फेट की संयोजकता। ठीक बच्चों, तो सल्फेट आयन का फार्मूला क्या होता है या सूत्र क्या होता है आपको याद होना चाहिए, SO4 - 2। इसी प्रकार आपको याद होना चाहिए नाइट्रेट का, नाइट्रेट आयन का सूत्र क्या होता है, NO3 माइनस की एक संयोजकता, इसे ही क्या बोलते हैं, संयोजकता। तो नाइट्रेट आयन का सूत्र क्या होगा, NO3। आपको याद कर लेना है, बिल्कुल महा इंपॉर्टेंट है, आपको आगे भी मिलेंगे। उसके बाद एक और याद करना है आपको, कार्बोनेट। कार्बोनेट एक प्रकार का क्या है, आयन है। कैसा आयन है, ऋणायन है। ऋणायन मतलब कि माइनस का आवेश है, इसी को संयोजकता बोलते हैं। तो कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा, CO3। इस पर कौन सा आयन होगा, -2 होगा। यही -2 इसकी क्या है, संयोजकता होती है। इसी को क्या बोलते हैं, संयोजकता। तो आपको तीनों याद कर लेने हैं। पहला याद करना सल्फेट, दूसरा नाइट्रेट, तीसरा कार्बोनेट। ये तीनों आपको याद कर लेने अच्छे से। हमने यहाँ पर लिख भी दिए थे अच्छे से, नोट्स में भी अच्छे से लिख देंगे। आपको नोट्स का लिंक PDF डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से लिख भी लेना। ये तीनों हमने अच्छे से लिख दिए, आप भी लिख लीजिए। ठीक बच्चों, आगे पढ़ते हैं। ये क्रिया आपको करके दिखाते हैं, जो क्रिया की गई है जिंक सल्फेट की। एक और आपको बता देते हैं, जैसे हमने आपको पहले बताया था, जब किसी धातु की अपक्रिया वायु के साथ यानी कि ऑक्सीजन O2 के साथ कराई जाएगी तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड बनेगा। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक इसी प्रकार मतलब जब किसी धातु की अपक्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है, कोई भी अम्ल हो, ठीक बच्चों, जैसे H2SO4 हो चाहे OHCl हो, कोई भी हो। ठीक बच्चों, तो क्या बनता है, यहाँ पर लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस H2। अब आप लोग सोच रहे होंगे H2 क्यों लिखा गया है, तो H2 देखो हमारी गैस है इसलिए 2 के रूप में लिखी गई है। तो यहाँ पर H2 ना लिखकर आप हाइड्रोजन भी लिख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने जल्दी के लिए लिख दिया। ठीक बच्चों, हाइड्रोजन। तो देखिए क्या होगा, जब किसी भी धातु की अपक्रिया अम्ल के साथ कराई जाएगी तो क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा लवण बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जैसे यहाँ पर दिया गया था जिंक की अपक्रिया, अम्ल क्या था, HCl के साथ कराई जाएगी तो क्या बनेगा, सबसे पहले आप हाइड्रोजन गैस निकालिए, तो H2 आप निकाल दीजिए आँखें मूंद कर। उसके बाद क्या आपको करना है, उसके बाद ये हाइड्रोजन जब यहाँ से निकल गई तो बचा क्या, यहाँ पर H बचा, जिंक बचा और Cl बचा। तो जिंक को इधर ले लीजिए और Cl को बाहर निकाल लीजिए। अब जिंक की संयोजकता आपको याद होनी चाहिए, +2 होती है,
लिखी भी गई है, सक्रैच श्रेणी में भी लिखी है। और Cl की कितनी होती है, माइनस की 1 होती है। ए संयोजकता इसके ऊपर जाएगी और ए संयोजकता इसके ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ZnCl2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ZnCl2। यही अभिक्रिया यहाँ पर करके दिखाई गई। यहाँ पर H2SO4 लिया गया, H2SO4 के साथ दिखा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पर हम Zn लेंगे और H2SO4 लेंगे, तो अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, पहले अभी बता दिया, जब किसी धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है तो लवण बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस निकाल दीजिए यहाँ पर। लवण क्या बने जा, हाइड्रोजन गैस ये वाली बाहर निकल गई कि नहीं निकल गई, ये वाली बाहर यहाँ पर निकल गई। जिंक बचा और SO4 बचा, तो जिंक को इधर लिख लीजिए, SO4 को इधर लिख लीजिए समझने के लिए। जिंक की संयोजकता कितनी होती है, +2 होती है। सल्फेट की अभी हमने बताया, सल्फेट पर कौन सा आयन होता है, ऋणायन होता है, माइनस का होता है, वही ऋणायन क्या होता है, संयोजकता होता है। तो वही संयोजकता कितनी थी, -2, तो -2 यहाँ पर जाएगी, +2 यहाँ पर जाएगी। तो माइनस प्लस पर अगर नहीं फोकस करेंगे फिर भी काम चल जाएगा। तो ZnSO4। अब आप सोचेंगे ZnSO4 क्यों लिखा, 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 2 कट जाएगा। यहाँ पर आप प्लस माइनस पर ना फोकस करें तो अच्छा है, प्लस माइनस फोकस करेंगे कन्फ्यूज रहेंगे। सिर्फ आपको इनकी संयोजकता नीचे लिख लेनी है। यहाँ पर अगर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 कट जाएगा, बराबर है, तो बचेगा क्या, ZnSO4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ZnSO4। तो ये अभिक्रिया हो जाएगी। अब यहाँ पर समझ लीजिए, जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हमारा शब्द समीकरण था कि नहीं था। अभिक्रिया कराई तो जिंक सल्फेट बना, उसके बाद हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन गैस निकली। तो ये अगर हम इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे तो Zn H2SO4 जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब आगे जो टॉपिक हमारा दिया गया है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यही वाला यहाँ रासायनिक, ये हमारा दिया गया संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। अब यहाँ पर जो बताया गया है ये सब, ये बच्चों यहाँ पर जो बताया गया है सब संतुलित करने का तरीका बताया गया है। ये 7 चरणों में बताया गया है, ये बच्चों 7 चरणों में बताया गया है। अगर आप ये 7 चरण पढ़ेंगे तभी संतुलित कर पाएंगे, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे 7 चरण, बवाल बताया गया है, तो आप जिस तरह से आपको बताते हैं उसी तरह से संतुलित कीजिए। आपको हम फिर बता रहे हैं संतुलित करने का तरीका। जैसे अगर आप कोई भी अभिक्रिया लिखते हैं, जैसे हमने अभिक्रिया फिर दोबारा से वही वाली लिखी, जिंक की अभिक्रिया H2SO4 के साथ, तो क्या बनेगा यहाँ पर, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगर आपको इसे संतुलित करना है तो आप वो 7 चरण नहीं फॉलो करेंगे फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि 7 चरण फॉलो करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। उसमें बहुत ही इधर उधर घुमा कर लिखा गया है, छोटी सी बात को बहुत ही इधर उधर पलट कर लिखा गया है, एसबीएसई बोर्ड वालों ने बुक में लिखा है। जिंक इधर देखिए कितने हैं, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे अभिकारक हैं कि नहीं है, अभी अभिकारक हैं, हमारे अभिकारक हैं। ये हमारे क्या हैं, उत्पाद हैं। अब इधर अभिकारक की संख्या उत्पाद की संख्या के बराबर करनी है हमें, क्योंकि द्रव्यमान संचलन का नियम बोलता है। इधर जिंक गिनिए कितने हैं, इधर जिंक कितने हैं, जिंक कितने हैं, इधर 1 है, इधर देखिए कितने हैं, 1 है, ठीक है। इधर अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, इधर कितने हैं हाइड्रोजन, 2 हैं, ठीक है। सल्फर इधर कितने हैं, 1 है, इधर कितने हैं, 1 है, सही है। ऑक्सीजन कितने हैं, इधर 4 है, इधर कितने हैं, 4 है। तो ये हमारा संतुलित समीकरण है, ये हमारा कैसा है, संतुलित है पहले से, तो ये हमारा संतुलित है, सही है। आगे एक और देख लीजिए, जैसे अगर हम जिंक की अपक्रिया HCl के साथ करते हैं तब क्या होता है, अभी बताया धातु की अपक्रिया अम्ल के साथ करेंगे तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये वाली हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकल जाएगी, बचेगा क्या, जिंक और Cl। जिंक और Cl को जब जोड़ेंगे तो ZnCl2 बनेगा, क्योंकि जिंक की संयोजकता लिखेंगे और प्लस में Cl लिखेंगे तो जिंक के नीचे यहाँ पर समझने के लिए लिखेंगे कि जिंक की संयोजकता 2 और Cl की 1 होती है, तो 2 यहाँ पर चढ़ाएंगे, 1 यहाँ पर चढ़ाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ZnCl2, 2 यहाँ पर चला जाएगा। फिर आपको बता रहे हैं, दोबारा से बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि प्लस माइनस अगर आप नहीं लिखते हैं फिर भी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ आपको समझना है कि जिंक की संयोजकता यहाँ पर Cl पर चढ़ानी है, Cl की संयोजकता जिंक पर चढ़ानी है। अगर बहुत से बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं और वो समीकरण नहीं लिख पाते हैं। अगर हम इसका नाम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। अब देखिए समीकरण संतुलित है कि नहीं संतुलित है। इधर देखिए जिंक कितने हैं, 1 है, इधर कितने हैं, 1 है, सही है। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो ये नहीं संतुलित है, गड़बड़ है। तो इसे हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो यहाँ पर अगर हम 2 लगा दें तो इधर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, इधर हाइड्रोजन भी 2 हो गए, इधर क्लोरीन कितने हो गए, 2, इधर भी क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं। देखिए संतुलित करना जो होता है, तो किसी भी हम कोई भी सूत्र लिखा होता है उस सूत्र के आगे ही लगाते हैं। अगर कोई भी तत्व लिखा उस तत्व के आगे ही संतुलित करते हैं। अब ये संतुलित समीकरण हो गया। एक और आपको उदाहरण देकर समझाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप संतुलित करना समझ जाएं यहीं पर इसी वीडियो में। देखिए जैसे
हमने लिखा पुराना वाला उदाहरण, मैग्नीशियम की अभिक्रिया HCl के साथ क्या होगा, ये हमारा क्या है, धातु है, ये हमारा क्या है, अम्ल है। कोई भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकाल दीजिए अभिक्रिया, ठीक है। बचा क्या, यह हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, में Mg बचा और Cl बचा। तो समझने के लिए Mg को अलग लिख लीजिए, Cl को बाहर। Mg की संयोजकता 2 होती है, क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, माइनस की। अगर आप नहीं लिखते हैं प्लस माइनस तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, अगर आपको संयोजकता नहीं याद है तब दिक्कत होगी। अगर आपको संयोजकता निकालना आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप याद कर लीजिए। अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप हमसे बताइए, हम वीडियो डाल देंगे संयोजकता निकालने का तरीका कैसे निकाला जाता है। आपको संयोजकता अवश्य पता होनी चाहिए, 20 तक तत्वों की संयोजकता पता होनी चाहिए। अगर 20 तक तत्वों की संयोजकता नहीं आपको पता, निकालना नहीं जानते हैं, तो आपको सक्ता श्रेणी याद होनी चाहिए, और सक्ता श्रेणी की संयोजकता तो आपको जरूर पता होनी चाहिए। अब देखिए क्या करना है, इसमें इसकी संयोजकता इसके ऊपर चढ़ानी है, इसकी इसके ऊपर चढ़ानी है। जब ये संयोजकता एक यहाँ पर चढ़ाएंगे तो यहाँ पर Mg1 हो जाएगा, 1 लिखा नहीं जाएगा, और 2 यहाँ पर पीछे ले जाएंगे, आगे नहीं लिखेंगे, पीछे ले जाएंगे तो Cl2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, MgCl2। ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं है। यहाँ पर Mg कितने हैं, 2 हैं, इधर कितने हैं, सॉरी यहाँ पर Mg कितने हैं, 1 है, इधर कितने हैं Mg, 1 है, सही है। इधर अभिकारक है ना, ये हमारे अभिकारक हैं, ये हमारे उत्पाद हैं, ये हमारे अभिकारक हैं। तो अभिकारक की संख्या उत्पाद के बराबर करनी है, उत्पाद के बराबर कर लेंगे तो समीकरण हमारा सही है। Mg इधर कितने हैं, 1 है, इधर Mg कितने हैं, 1 है, सही है। आगे बढ़ते हैं, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है, इधर कितने हैं, 2 हैं, तो गड़बड़ है। अगर इसके आगे हम 2 लगा देते हैं तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए, इधर भी हाइड्रोजन 2 हो गए। इधर देखिए क्लोरीन कितने हैं, इसके आगे 2 लगे हैं तो सबके लिए 2 हैं, इसके भी 2 हो गए। क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, तो ये संतुलित हो गया। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना, और इसका नेक्स्ट पार्ट अगले दिन अपलोड करेंगे। ठीक, तब तक के लिए बाय।